गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड हिंदी व्याकरण में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण, दूसरा चैप्टर था वर्ण विचार। पहले पढ़े थे व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार पढ़ चुके हैं हम लोग। आज कौन सा पढ़ेंगे? शब्द विचार। ये तीसरा चैप्टर है। शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। जिसका कोई अर्थ निकले वही शब्द होगा। लेकिन वर्णों को निश्चित क्रम में जोड़कर शब्द बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अगर ये लिखा है फूल, क्या लिखा है? फूल। इसमें पा बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ, ला और आ, ये दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड। कह रहा है इनका अगर व्यवस्थित समूह होगा, व्यवस्थित यानी एक सही ढंग से क्रम में रखेंगे तो उनसे जो निर्मित होने वाला क्या होगा, उनका जो क्या बना इससे फूल, अर्थात ऐसा ये क्या बना, शब्द बना। लेकिन जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, जिसका कोई अर्थ निकलेगा वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अब ये नहीं कि ला और फा जोड़ दिए, ऐसे कुछ नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। ये ध्वनियों और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक समूह अर्थात जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वर्णों या ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। यदि शब्द जब कारक चिन्हों सहित वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। यही शब्द जब कारक चिन्हों सहित वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते, ये क्या है? शब्द हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या है? पद है। क्या है? पद है। पक्षी उड़े, ये क्या है? शब्द है। पक्षी उड़ गए, ये क्या है? पद है। देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का पहले तो आप लोग जान गए शब्द क्या होते हैं। वर्ण या ध्वनियों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो शब्द कहलाता है। अर्थात जिनका कोई अर्थ निकलता हो, वर्ण या ध्वनियों का ऐसा मेल या ऐसा जोड़, व्यवस्थित क्रम जिनका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। देखिए शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों को कई भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे बनता है शब्द? ये शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? शब्दों को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? पहला है अर्थ के आधार पर। क्या दिया हुआ है? अर्थ के, पहला है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा क्या दिया हुआ है? बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। लिख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा क्या है? तीसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। चौथा क्या है? वाक्य प्रयोग के आधार पर।
वाक्य प्रयोग के आधार पर ये शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं, 4 भागों में वर्गीकृत किए गए। पहला है अर्थ के आधार पर। इस पर अर्थ के आधार पर सीधे लाइन में आ नहीं पाता, इसलिए ऊपर नीचे थोड़ा हो गया। आप लोग ऐसे नहीं लिखना है, आपको सीधे लाइन में लिखना है। शब्दों का वर्गीकरण पहला क्या है, अर्थ के आधार पर। दूसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा क्या है, बनावट के आधार पर। चौथा क्या है, वाक्य प्रयोग के आधार पर। ये शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, अर्थ के आधार पर। क्या जानेंगे, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या वर्गीकरण। तो बाकी सब नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, या शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द पहला क्या बताए हैं, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, और इसमें का पहला क्या है, सार्थक। क्या है, सार्थक। कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। सार्थक, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे फल, फूल, आदमी। देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। कह रहा है व्याकरण के अंतर्गत केवल सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। ये शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। यानी सार्थक शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ये और इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द। क्या आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा विलोम शब्द पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये इसके सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, विलोम शब्द। और क्या है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ये सार्थक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, फूल, वायु, कमल, ये सब। और ये 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची जानते हैं, वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची होता है। विलोम शब्द जो विलोम होते विपरीत होता है, उल्टा होता है। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका सभी परिस्थितियों में अर्थ एक ही रहता है। एकार्थी शब्द जिनका किसी भी परिस्थितियों में सिर्फ एक ही अर्थ है, यानी कभी बदलता नहीं है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके कई अर्थ, अनेक अर्थ होते हैं। तो ये हो गया सार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर पहला क्या था, सार्थक शब्द। ये 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। सार्थक शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। दूसरा है क्या है, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों को कोई अर्थ नहीं, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं। सार्थक जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका अर्थ ना हो। सार्थक यानी अर्थ सहित, निरर्थक यानी अर्थ के बिना।
निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना वाना, पीना वाना, आप लोग बोलते हैं ना ऐसे, खाना वाना, पीना वीना, मकान मकान, ये निरर्थक शब्द अनायास से हमारे मुख से निकल आते हैं, यानी अचानक से कभी कभार निकल आते हैं। लिखित भाषा में इन्हें कहीं नहीं लिखा जाता है, इन्हें हम लिखित भाषा में कहीं लिखते नहीं है, ऐसे अचानक से कभी कभी निकल जाते हैं। खाना वाना, पढ़ना वढ़ना, लिखना उठना, ये ऐसे। तो ये हो गया निरर्थक। ये क्या हो गया? निरर्थक। तो पहला क्या था? शब्दों के वर्गीकरण में अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इनको लिखित रूप से ये नहीं मिलते हैं, लेकिन ये लिखित रूप से मिलते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। तो ये पहला हो गया, शब्दों का वर्गीकरण में पहला हो गया। अब देखिए दूसरा क्या दिया था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब दूसरा क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। उत्पत्ति के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। और पहला का नंबर इसका क्या दिया है? तत्सम। क्या होता है? आप लोग पढ़ते हैं तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। क्या है? तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द। और इसके आगे है ये। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने? चार प्रकार से होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द भी शब्द हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त, अर्थात तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं। किसमें के? संस्कृत के। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में, अर्थात सीधा संस्कृत से उठकर कहाँ चले जाते हैं? हिंदी में। जैसे वहां रहते हैं उसी तरह यहाँ तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है तत्सम। सम माने उसी के जैसा, यानी ठीक उसी के जैसा। तत्सम। तत्सम शब्द वे संस्कृत के वे शब्द हैं जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मस्तक, कड़, मुख, पद, सूर्य आदि, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। सीधी सी सरल भाषा में संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कड़, दुग्ध, ये सब, मुख, पद आदि। ये तद्भव। तद्भव। तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा बदलकर हिंदी में लिख दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। अर्थात जो थोड़ा बहुत बदल चेंज हो जाए उनको लिखते हैं तो क्या हो जाता है? तद्भव शब्द हो जाता है। तद्भव शब्द वे जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। जैसे अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। अग्नि से क्या बन जाता है? आग। क्या बन जाता है? आग। दुग्ध से क्या बनता है? दूध। कर्ण से क्या बनता है? कान। तो ये यानी जिनका संस्कृत के परिवर्तित रूप को ही हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द अब क्या है? ये आपकी बुक में तद्भव और तत्सम दिया गया है, इसको आप लोगों को याद करना है, लर्न करना है जितने दिए हैं। देखिए आप तीसरा क्या है? देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द ना तो संस्कृत के हो और ना संस्कृत शब्दों में बिगड़ कर बने और ना ही किसी अन्य भाषा के लिए बने गए। कह रहा है ना तो संस्कृत के हो ना तो किसी अन्य भाषा में बने या बिगड़े गए, नहीं बनाए गए हैं, बल्कि हिंदी प्रदेश में बोलचाल से बने हैं। देशज कहलाते, जैसे लड़का, चिड़िया, खिड़की, जूता, पगड़ी, लोटा, डिबिया, झुग्गी आदि। कह रहा है ना तो ये संस्कृत के और ना ही संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर
बने हैं, बल्कि ये क्या है, हिंदी प्रदेश में बोलचाल में आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, खिड़की, जूता, पगड़ी, लोटा, डिबिया, झुग्गी आदि, ये सब क्या है, विदेशी शब्द जो आमतौर पर हम लोग आपस में कभी कभी बोल लेते हैं। विदेशी शब्द तो जानते ही हैं, हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो विदेशी भाषाओं के हैं। विदेशी भाषाओं के हिंदी भाषा में आए शब्दों को हम विदेशी शब्द यानी विदेशी भाषाओं से आए जो शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, फारसी की जैसे किताब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किताब, ये कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। हलवाई, ये कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। चम्मच, ये कैसा शब्द है, तुर्की। अंग्रेजी में स्कूल, हम कहते हैं ना स्कूल चलो, यानी स्कूल तो बोल देते हैं स्कूल चलो, लेकिन हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी समझते हैं कि हिंदी है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, अंग्रेजी है। आप लोग घर में जानते होंगे आलपीन, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है आलपीन कैसे, कहाँ का शब्द है, आलपीन, सबके यहाँ घरों में होगी आलपीन, लेकिन आपने कभी जाना है ये आलपीन हिंदी का शब्द है? नहीं, आलपीन जो है पुर्तगाली शब्द है। फ्रांसीसी में कारतूस जो गोली वाली वही जो बंदूक में लगाते हैं, भाषा है मुख्य है। तो विदेशी भाषा बहुत आसान समझ गए होंगे, ऐसी भाषा जो विदेशी हो यानी विदेश से आई हुई भाषा को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाती है, विदेशी भाषा कहलाती है। तो उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन मूल रूप से उसी प्रकार हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कर्ण, दुग्ध, ये सब। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में, संस्कृत के तो होते हैं लेकिन थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दुग्ध से ही बन जाता है दूध, अग्नि से बन जाता है आग, कर्ण से बन जाता है कान, यानी ये जो आग, यहाँ लिख लीजिए, ये अग्नि, ये दुग्ध और कर्ण, ये क्या है, ये संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी में भी सीधा सीधा प्रयोग कर लिए जाते हैं कभी कभी। तो इनका परिवर्तित आग, दूध, कान, ये क्या होते हैं, ये तद्भव होते हैं अर्थात परिवर्तित हो गए। देशज शब्द वे शब्द जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम लोग कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं, वो क्या होता है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे जूता, लड़का, झुग्गी। देखिए विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे अभी बताएं आलपीन, ये आलपीन ये कौन सी भाषा का है, ये है पुर्तगाली। कौन सी भाषा का है, पुर्तगाली। स्कूल ये कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी। इसके अलावा और तमाम है। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, याद रखना है सबको। देखिए अब आगे तीसरा क्या है, बनावट के आधार पर। तीसरा क्या था, बनावट के आधार पर।
बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला दिया है मूल या रूढ़ शब्द। मूल या रूढ़ शब्द। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया है यौगिक दूसरा क्या है? यौगिक। और तीसरा क्या है? योग रूढ़। अच्छे से समझिएगा, ये योग रूढ़, ये योग रूढ़। देखिए, सबसे पहले बनावट के आधार पर क्या पढ़ेंगे? मूल या रूढ़ शब्द। मूल या रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ में हमेशा से प्रयुक्त होते रहे, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी ऐसे शब्द जो हमेशा से सामान्य रूप से प्रयुक्त यानी प्रयोग में लाए जा रहे हैं और उनका टुकड़ा करते हैं या उनको तोड़ते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द परंपरा से एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते आए हैं, यानी प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही एक ही अर्थ को प्रकट करते आए हैं। अगर इनको तोड़ कर लिख दें अलग अलग तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इन्हें हम क्या कहेंगे? मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, खिड़की को अगर तोड़ा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। खिड़की, लड़की, सेना, तोता, कमरा, इनके टुकड़े करके इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात मूल शब्द या रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक क्या होते हैं? एक शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता हो। यौगिक यानी जोड़ना, जो दो या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। जिनके खंड करने पर अर्थ कहलाते हैं, अर्थात जिनको खंड करते हैं, अलग अलग करते हैं और उसमें क्या निकले? अर्थ निकले, उनका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, अगर इसको अलग अलग कर दे तो क्या निकलेगा? विद्या प्लस आलय, क्या निकलेगा? विद्या प्लस आलय। हाँ भाई, योग रूढ़ क्या दिया हुआ है? योग। यौगिक समझ गए, जो एक या अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और जिनको अलग करने पर उसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। विद्या का पता ही, विद्या का घर, आलय मतलब होता है घर, और विद्या मतलब जानते हैं ज्ञान। योग रूढ़, ये शब्द निर्मित यौगिक शब्दों से ही बनते हैं, पर इनके अर्थ परंपरा से प्राप्त होते हैं। बहुब्रीहि समास के शब्द इसमें आते हैं, बहुब्रीहि समास की तरह होते हैं ये, और इसके अर्थ जो होते हैं परंपरा से थोड़ा हटकर होते हैं। जैसे विषधर, जैसे क्या होता है? विषधर। विषधर, इसका अर्थ हम क्या निकालते हैं? हमेशा शिव जी। क्या निकालते हैं? शिव जी। जो परंपरा से थोड़ा हटकर है। विषधर किसको कहते हैं? विष को धारण करने वाले, अर्थात शिव जी को। इसी प्रकार और जैसे महात्मा, पीताम्बर, महेश, गजानन आदि, ये क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो बनावट के आधार पर आप समझ गए 3 होते हैं, मूल या रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। मूल या रूढ़ शब्द वे होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते या जिनको अलग अलग किया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है।
वो मोर या रोड शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, लड़की और सेना, तारा, ये सब। यौगिक एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है वो यौगिक कहलाता है, जैसे विद्यालय। और इनको यौगिक को अलग करें और अलग करते हैं, टुकड़े करते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। योग रूढ़ क्या होता है? ये परंपरागत ऐसे होते हैं, परंपरा रूप से प्राप्त होते हैं। विषधर, जैसे विषधर का अर्थ है जिसको धारण करने वाला, अर्थात शिव। विषधर शिव के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया है। तो ये हो गया बनावट के आधार पर, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए चौथा क्या है। चौथा क्या है? प्रयोग के आधार पर। क्या चौथा नंबर बताए थे? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है विकारी शब्द, क्या क्या है? विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। कह रहे वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में क्या होता है? लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। या जिन शब्दों का रूप जो होता है लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लड़का, अध्यापक, भेड़, कमल आदि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या होते हैं? लिंग, वचन और कारक के अनुसार ये सब क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। अर्थात ये कभी बदलते नहीं, जैसे अंदर, कल, तेज, धीरे धीरे, ये कभी बदलने वाले नहीं है। ऊपर, अतिरिक्त, बराबर, या और आदि। विस्मय बोधक, अरे वाह वाह, ये सब कभी बदलने वाले नहीं है। लेकिन संज्ञा जैसे लड़का है, अध्यापक है, तो ये क्या होगा? लिंग, वचन और कारक के अनुसार हमेशा क्या होगा? बदल जाता है। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर शब्द विचार, ये हो गया है कंप्लीट। ठीक, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके सारे क्वेश्चन आंसर सब आपको कंप्लीट करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर सारे आपको कंप्लीट करने हैं और सबके एग्जाम्पल देने हैं, तद्भव प्रश्न लिखना है, सब आपको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे आपको करने हैं कॉपी में। यहाँ तक आप लोग 3 चैप्टर तक 7th क्लास कंप्लीट करिए ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। अगला चैप्टर अगले दिन।